So hi guys. So today I am taking topic on the cause of power factor issue. So generally what the issue used to be observed कि after the installation of solar power plant, the client power factor used to be go down. So what is the reason behind it and how can we take precaution to avoid this issue and what are the remedies and what are the next steps to correct it. We will discuss this issue at basically we will discuss cause of power factor issue which used to be came after the installation of solar power plant. So moving forward to the next slide. So first हमको we have to understand what is PF. So पावर फैक्टर क्या होता है पहले हमको ये समझना होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. इट इज द रेशियो ऑफ द एक्टिव पावर टू द एपरेंट पावर. इट इज आल्सो द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट. आप इसको रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर बोल सकते हैं या फिर आप इसको कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट बोल सकते हैं. सो पीएफ ये इसमें आपका एपरेंट पावर क्या होता है. एक हमारा जो लोड कंज्यूम करता है उसमें एक्टिव पावर कंज्यूम करता है और रिएक्टिव पावर की जरूरत होती है बिकॉज ऑफ रिएक्टेंस इन द coil of the load. Might be any kind of load, inductive load, इसमें reactance के कारण reactive power consume होते हैं. So vectorial sum of active power and reactive power is called the apparent power. When we take the ratio of active power and apparent power, that is called the PF. So we can also state it that like that it is the cosine angle between the voltage and the current. How why it is cosine angle between the voltage and the current, you may study this in the 12th क्लास एंड फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस पर हम अलग से कर लेंगे. सो पी एफ आप इसको कॉस क्यू वेयर क्यू इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट कर सकते हैं. ठीक है ना. ये सेकंड लाइन का मतलब का ये स्टेटमेंट है कि ये कोसाइन एंगल बिटवीन का मतलब है कि कॉस क्यू हो गया. सो नेक्स्ट पीएफ का जो डेफिनेशन है उसका अनुसार ही एक्टिव पावर बेटा एपरेंट पावर. एक्टिव पावर बाई एक्टिव प्लस एप रिएक्टिव, जो कि हमने आपको बताया कि जो वेक्टोरियल सम ऑफ एक्टिव प्लस रिएक्टिव. पावर फैक्टर कोई यूनिट नहीं होता. इट डजंट हैव एनी यूनिट. लाइक जैसे हम लोग को एपरेंट पावर में केवीए में होता है, एक्टिव पावर केडब्ल्यू में होता है और रिएक्टिव पावर केवीएआर में होता है. इसका कोई मतलब वो नहीं है. क्यों नहीं है इसका इसका क्यों यूनिट नहीं है? बिकॉज ये दोनों रेशियो इट इज द रेशियो बिटवीन टू पावर. सो पावर पावर का रेशियो क्या कैंसिल होगा? कुछ नहीं होगा. ठीक है. दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव एनी रेशियो. सो टाइप्स ऑफ पावर में हम अगर पढ़ते हैं तो आइए हम ये ट्रायंगुलर के हेल्प से है ना हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं. सो व्हाट इज द एक्टिव पावर? द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम और यूटिलाइज इन द एसी सर्किट इज कॉल्ड एक्टिव पावर. और इसको हम लोग ट्रू पावर भी बोलते हैं, रियल पावर भी बोलते हैं. द पावर कंज्यूम ड्यू टू रेजिस्टिव लोड, है ना. जो हमारा कोई भी लोड है जिसमें रेजिस्टेंस के कारण, जो रेजिस्टिविटी है उसके कारण जो हमारा पावर कंज्यूम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव पावर, ट्रू पावर और द रियल पावर. ये सारे उसके नाम है. इट इज मेजर्ड इन किलोवाट और मेगावाट. अगर वाट में, किलोवाट में, ऐसे इसको मतलब मेन जो इसका यूनिट है वाट है. अगर ये 1000 में गया तो किलोवाट और उसमें ऊपर गया तो मेगावाट में. सो ये इसका किलोवाट, मेगावाट और वाट इसका यूनिट हो गया. So reactive power. Next is the reactive power. What is the reactive power? The power which flow back and forth. That mean it move in the both the direction of the circuit and react upon itself is called reactive power. ठीक है. अब इसको आसान भाषा में समझते हैं. इट इज द पावर कंज्यूम ड्यू टू रिएक्टिव लोड, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव. देखिए अभी हमारा कोई भी जो लोड होता है, जैसे हमारा कोई भी फैन है, चाहे मोटर का वाइंडिंग है, तो वो प्योर रेजिस्टिव नहीं होता है. प्योर मतलब रेजिस्टिव वाइंडिंग नहीं होता है. उसमें कुछ रिएक्टेंस होता है जिसके कारण
उस वाइंडिंग में केबल में रिएक्टेंस के कारण जो पावर कंज्यूम हो रहा है उसको हम लोग रिएक्टेंस के कारण जो पावर हम उसमें यूटिलाइज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसको हम लोग रिएक्टिव पावर बोलते हैं। ये आपका इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है। इसीलिए इसको कहा गया कि बैक एंड फोर्थ मूव करता है। ये इंडक्टिव भी हो सकता है और कैपेसिटिव का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर ज्यादा मतलब कि डिटेल में अगर देखना चाहें तो उसमें मैं अलग एक वीडियो बनाया हुआ है या बनाऊंगा, बनाया हुआ है सॉरी, उस पे आप उसको देख सकते हैं कि जैसे हमारा जो रिएक्टिव पावर होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है कि लैगिंग वार, एक होता है लीडिंग वार। ठीक है, अब लैगिंग वार लीडिंग वार क्या होता है, जैसे इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड क्या करता है, इंडक्टिव लोड जो है ना पावर को, रिएक्टिव पावर लैगिंग वार को कंज्यूम करता है। ठीक है, और ये कैपेसिटिव क्या करता है, उसका लीडिंग वार को कंज्यूम करता है। और उसके अपोजिट हम देखें तो कैपेसिटिव क्या करता है, गिव, लैगिंग वार को गिव करता है। और इंडक्टिव क्या करता है, उसको उल्टा पढ़िए, लीडिंग वार को देता है ना। ये लैगिंग वार दे रहा है, जो इंडक्टिव लोड है वो क्या करता है, लैगिंग वार को कंज्यूम करता है, लैगिंग वार, और देता किसको है, लीडिंग वार को। और ये कैपेसिटिव क्या करता है, लैगिंग वार को देता है और लीडिंग को कंज्यूम करता है। सो हम इसको डिटेल में आप देख सकते हैं अगर हम ज्यादा इस पे अगर वो करना चाहें तो। सो इसका यूनिट, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, VAR होता है, और इसको हायर यूनिट में KVAR और MVAR बोलते हैं। सो नेक्स्ट अपना जो है वो एपरेंट पावर है। एपरेंट पावर का द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड द करंट इज कॉल्ड द एपरेंट पावर। इट इज द वेक्टर सम ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो एक्टिव पावर है, और इस ट्रायंगल का इसका 90 डिग्री है ना, रिएक्टिव पावर इसके 90 डिग्री पर रहेगा, वो है रिएक्टिव पावर है एक्टिव पावर के। अब ये दोनों का जो वेक्टोरियल सम हुआ हाइपोटेनस, जैसे हम लोग निकालते हैं लंब बटा लंब आधार का जो हम हाइपोटेनस कर निकालेंगे तो वही एपरेंट पावर होगा, है ना। सो दैट इज एपरेंट पावर। नेक्स्ट, सो वाई रिएक्टिव पावर इज नेसेसरी फॉर द पावर सिस्टम। हम ये बोलते हैं कि जैसे अब मेनली जो हमारा हम कह रहे हैं कि व्हेन वी सेइंग दैट कि आवर 90% ऑफ लोड, जो जो भी लोड होता है उसमें 80 to 90% जो हमारा हो वो एक्टिव लोड होता है, मतलब वो रेजिस्टिव लोड होता है। सो व्हाट इज द नेसेसरी फॉर द सिस्टम टू रिएक्टिव पावर देने की जरूरत क्या है, अगर नहीं हम देते हैं तो क्या इससे क्या दिक्कत आएगी। सो इट रिक्वायर फॉर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, फर्स्ट फंडामेंटल थिंग तो है कि जो आपका, जैसे आप रेजिस्टिव लोड को रिएक्टिव जैसे आप रेजिस्टिव लोड को एक्टिव पावर सप्लाई कर रहे हैं, वैसे सिस्टम को रेजिस्टिव रेजिस्टिव पावर भी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम नहीं देते हैं सिस्टम को, अगर नहीं देते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इक्विपमेंट। सो वोल्टेज, देखिए वोल्टेज कंट्रोल बहुत जरूरी है। अभी मान लीजिए आपका फैन है, चाहे मोटर है, दीज ऑल द बल्ब है एंड मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, दीज ऑल आर डिजाइन अप टू एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल पे। ये सब सारे एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल पे डिजाइन हुए हैं। सो अगर अगर आप उसको उस वोल्टेज लेवल के इर्द गिर्द नहीं चलाते हैं तो क्या होगा, आपका इक्विपमेंट फेल होगा। कैसे फेल होगा, लेट एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपका इट इज रिकमेंडेड दैट कि आपको स्पेसिफिक वोल्टेज, स्पेसिफाइड वोल्टेज लेवल पे चलाना चाहिए। नहीं तो अगर आप स्पेसिफाइड वोल्टेज लेवल के नीचे अगर आप चलाएंगे तो क्या होगा, आपका जो लोड है वो सिस्टम से ज्यादा करंट ड्रा करेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए सम आपका 5 किलोवाट का 5 HP का, या जो आपका है 3.7 किलोवाट, 5 HP मीन्स 3.7 किलोवाट का आपका कोई मोटर है। ठीक है, अभी आप वोल्टेज लेवल उसका कम होगा तो क्या होगा, पावर तो उसको सेम चाहिए होगा, तो वोल्टेज को डाउन कीजिएगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उसको कुल मिला के उतना पावर तो चाहिए होगा ना। है, पावर क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। अगर वोल्टेज को डाउन करेंगे तो करंट वो ज्यादा ड्रा करेगा। सो अगर और सेम सिमिलर केस अलग दूसरे केस में अगर ये करते हैं कि अगर वोल्टेज की ज्यादा अगर उसके पास सिस्टम पे आएगा, अगर करंट ज्यादा ड्रा कर रहा है तो क्या होगा, आपका बाइंडिंग का जो इंसुलेशन फेलियर होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाता हूँ कि अगर वोल्टेज ज्यादा होगा, इन दैट केस भी आपका जो सिस्टम का जो बाइंडिंग का है उसका एक स्पेसिफिक इंसुलेशन का जो वोल्टेज लिमिट है वो भी डैमेज करेगा। सो बोथ केसेस में आपका जो है ना एक स्पेसिफाइड लिमिट पे ही आपका इक्विपमेंट को डिजाइन किया गया है, और उसी डिजाइन वैल्यू पे आपको
वोल्टेज देना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इफ रिएक्टिव पावर इज व्हाई रिएक्टिव पावर इज नेसेसरी फॉर द पावर सिस्टम एंड व्हाट विल हैपन if reactive power is not supplied. So to prevent damage such as overheating of the generator and the motor, to reduce transmission losses and to maintain the ability of the system to withstand a prevent voltage collapse, है ना। आपका ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस को कम करना, मेंटेन द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू विथस्टैंड एंड प्रिवेंट वोल्टेज कोलैप्स को बचाना है ना। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ओवर हीटिंग ऑफ जनरेटर एंड मोटर से आपको ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हाउ डज द रिएक्टिव पावर अफेक्ट द सिस्टम। ये था आपका कि व्हाई रिएक्टिव पावर इज नेसेसरी फॉर द सिस्टम। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाए, हाउ डज द रिएक्टिव पावर अफेक्ट द सिस्टम। हम अभी ये तो जस्ट आपको मतलब लेट एन एग्जांपल कि मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ भाई रिएक्टिव पावर इज नेसेसरी फॉर द सिस्टम, अगर नहीं देते हैं तो ये होगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जाकर हम देखते हैं कि क्या होगा अगर हम रिएक्टिव पावर का डिफिशियंसी हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए सिस्टम में। सो डिक्रीजिंग द रिएक्टिव पावर डिमांड इज मोर देन सप्लाई। डिक्रीजिंग रिएक्टिव पावर्स, मान लीजिए लेट एन एग्जांपल कि आपका पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर की कमी हो गई, तो ये क्या केस है, इसमें आप पावर सिस्टम के केस में इसको बोलते हैं कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई, कि आपका डिमांड बहुत ज्यादा है, लोड का रिएक्टिव पावर का डिमांड ज्यादा है लेकिन अब सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है। क्या होगा, डिक्रीजिंग रिएक्टिव पावर क्या करेगा, कॉजिंग वोल्टेज टू फॉल विद इन कॉजिंग वोल्टेज टू फॉल व्हाइल इंक्रीजिंग इट, कॉजिंग वोल्टेज टू राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। नेक्स्ट क्या होता है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। दो केस हो गया, दो केस का हम डिस्कस कर रहे हैं। एक केस में है कि सब आपका जो है सिस्टम में, पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर ज्यादा हो गया। ये कब ज्यादा होगा, जब आपने डिमांड के अनुसार आपने सप्लाई ज्यादा कर दिया, इन ज्यादा रिएक्टिव पावर इंजेक्ट कर दिया उसमें, दैट इज कॉल्ड। दो केसेस हो गया आपका, है ना। तो पहले केस में क्या होगा, कॉजिंग वोल्टेज टू फॉल, और दूसरे केस में क्या होगा, जब रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कॉजिंग वोल्टेज टू राइज। मतलब अगर सिस्टम में आपका पावर सिस्टम में अगर ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम जो है पावर सिस्टम में अगर रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जाएगा तो वोल्टेज राइज कर जाएगा। आप ऐसे ध्यान रखिए, अगर वोल्टेज रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जाएगा तो वोल्टेज राइज कर जाएगा, अगर रिएक्टिव पावर की कमी हो गई तो वोल्टेज फॉल होगा। सिंपल चीज है, इतना ज्यादा रटने की चीज भी नहीं है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया गया। अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह ये सब पूछे जाते हैं सब, तो इस पे भी आप थोड़ा सा वो कर दें। सो मैं इक्वेशन के भाषा में थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश किया हूँ, इस रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज रिएक्टिव पावर द ट्रांसमिशन लाइन। आप इस इक्वेशन के माध्यम से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसे ये इक्वेशन फाइनल में आएगा, इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 मीन्स Q1 आपका पहला वाला केस हो गया कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ठीक है। फिर सेकंड केस हो गया कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये Q1 है, Q1 है ये जो ये है आपका डिमांड है, ठीक है। ये डिमांड हो गया आपका Q1, ठीक है। तो अब क्या है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, जो सप्लाई किया जा रहा है Q2 से ज्यादा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिमांड इज मोर देन सप्लाई। इन दैट केस क्या होगा, VR इज लेस देन VS। VR क्या है, VR इज वोल्टेज एट रिसीविंग इन, वोल्टेज एट रिसीविंग इन, यहाँ पे रिसीविंग इंड पे। VS क्या है, वोल्टेज एट सेंडिंग इन, मतलब जनरेटर इंड पे जहां से वोल्टेज को सेंड किया जा रहा है। और VR क्या है, वोल्टेज एट रिसीविंग इंड, लोड साइड में। तो आपका VR क्या होगा, डाउन हो जाएगा VS से, मतलब वोल्टेज ड्रॉप का सिचुएशन आ जाएगा। इफ Q1 is less than Q2 means supply is more than demand, then what will happen, VR will be greater than VS means voltage at receiving end will be higher to the voltage at sending end. So that is the case of voltage rise. So here I stated that the Q1 is the reactive power demanded by the load and Q2 is the reactive power supplied by the source. ठीक है, there will always in power system there is always a load and the source. So source, what is source, from where we injecting the power in the power system, generator and alternator, that is called the source, and the load is the where load have been connected, it's called load, ठीक है। सो VS इज सोर्स इन वोल्टेज एंड PR इज लोड इन वोल्टेज। सो आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आया होगा कि व्हाई रिएक्टिव पावर इज नेसेसरी फॉर द पावर सिस्टम, है ना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड।
कंसिक्वेंस ऑफ द वोल्टेज राइज एंड ड्रॉप। सो सिमिलरली ये तीनों जो स्लाइड है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। फर्स्ट में हमने ब्रीफ किया, सेकंड में थोड़ा सा हमारे थोड़ा सा माइंड पे ज़्यादा असर करके हम इसको बैठाए हैं, समझे हैं कि क्या है, हाउ डज रिएक्टिव पावर अफेक्ट द सिस्टम वोल्टेज। सो नेक्स्ट इज कंसिक्वेंस ऑफ द वोल्टेज राइज एंड ड्रॉप। अगर ये इस स्लाइड में अगर कहा गया है कि ये वोल्टेज रिएक्टिव पावर वोल्टेज को अफेक्ट करेगा, सो नेक्स्ट स्लाइड में है कि कंसिक्वेंस ऑफ वोल्टेज राइज क्या होगा। हाँ भाई, वोल्टेज को अफेक्ट किया तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। So if supply of the reactive power is more than the load demand, then in that case receiving end voltage will rise. जब हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि रिएक्टिव पावर डिमांड इज मोर लोड, इफ सप्लाई ऑफ रिएक्टिव पावर इज मोर देन लोड डिमांड, देन केस क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज विल इंक्रीज। सेकंड केस वाला हम देख लिए थे, उसमें वोल्टेज विल राइज एंड ड्यू टू ओवर वोल्टेज इंसुलेशन फेलियर विल अकर सच एज इक्विपमेंट डिजाइन एज स्पेसिफिकली। हमने जैसा अभी बताया कि हर एक इक्विपमेंट एज ए स्पेसिफाइड वोल्टेज पे डिजाइन होता है, उन इन दैट केस अगर वोल्टेज ज्यादा होता है तो ओवर वोल्टेज के कारण इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। सेकंड केस, इफ द सप्लाई ऑफ रिएक्टिव पावर इज लेस देन द लोड डिमांड, अगर रिएक्टिव पावर का सप्लाई कम होता है डिमांड से, इन दैट केस रिसीविंग एंड वोल्टेज विल ड्रॉप। अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, नाउ लोड पावर इज V इक्वल टू आई, पावर का अगर पावर हो गया V वोल्टेज इनटू करंट। if the voltage goes down, then to maintain the same power load will draw more current। अगर पावर सेम पावर को मेंटेन करने के लिए वोल्टेज अगर डाउन जाता है, करंट इंक्रीज करेगा, है ना। इन दैट केस क्या होगा, मोर हीटिंग लॉस अकर विथ more heating loss will occur which finally lead to the insulation failure after some time, है ना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि रीजन फॉर द पीएफ डाउन आफ्टर सोलर प्लांट, है ना। अब हम यहाँ तक देख लिए कि व्हाट इज पीएफ। फर्स्ट सब स्लाइड में हमने देखा कि पढ़ा समझा क्या पीएफ क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने तीनों पावर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू किया। नेक्स्ट हमने किया व्हाट इज द व्हाई रिएक्टिव पावर इज नेसेसरी फॉर द सिस्टम। थर्ड में हमने देखा हाउ डज द रिएक्टिव पावर अफेक्ट द सिस्टम वोल्टेज, है ना। रिएक्टिव पावर सिस्टम वोल्टेज को कैसे अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट कंसिक्वेंस ऑफ वोल्टेज राइज एंड ड्रॉप। नाउ हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये तीन चीज हम देख लिए, यही तीन फाइनल चीज होने वाला है। सो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में ये देखने वाले हैं कि व्हाई आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पावर प्लांट some client, not all clients, some client PF used to be down, है ना। सो हम अब इसको एक ब्लॉक डायग्राम के मदद से समझाना चाहूंगा। लेट एग्जांपल कि ये आपका ग्रिड सिस्टम है, ओके। ये आपका ये ग्रिड सिस्टम है, आपने यहाँ से कनेक्शन लिया है और ये आपका मेन किसी क्लाइंट का मेन इनकमर एनर्जी मीटर है, ठीक है। अब देखिए समझने की बात कहाँ पे है, आपको समझना क्या पड़ेगा। ये पावर फैक्टर है, कौन पढ़ रहा है, ये पावर फैक्टर कौन बता रहा है, एक एनर्जी मीटर बता रहा है ना। पावर फैक्टर कहाँ से हमको मिल रहा, एनर्जी मीटर से। एनर्जी मीटर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, देयर आर सम एल्गोरिथम इन इट एंड विद द हेल्प ऑफ सीटी करंट ट्रांसफार्मर के मदद से वो करंट को मेजर कर रहा, वोल्टेज को मेजर कर रहा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज कैलकुलेटिंग पीएफ। सो पीएफ इज नॉट लाइक कि ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे लाइक वोल्टेज एंड करंट। देखो आपने 7th क्लास में दो चीज पढ़ी होगी, देयर इज ऑलवेज ए डिराइव क्वांटिटी एंड द फंडामेंटल क्वांटिटी। सो पीएफ इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। आपको वोल्टेज मिल गया है कि नहीं, वोल्टेज इज ए फंडामेंटल एंड ये करंट इज फंडामेंटल है। तो दो फंडामेंटल से आप क्या निकाल रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, वी पावर इक्वल टू वी इंटू आई, है ना। अभी नेक्स्ट पावर निकल गया। अब पावर को एंगल के हिसाब से पावर डिवाइड कर लिए, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, और वी आई कॉस थीटा इक्वल टू एक्टिव पावर, वी आई साइन थीटा रिएक्टिव पावर, है ना, वी आई एपरेंट पावर। तो आप उसके मदद से पावर तीनों इवेल्युएट कर लिए। अब पावर के मदद से हम पावर फैक्टर इवेल्युएट कर रहे हैं, कैसे, एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर इक्वल टू पावर फैक्टर इट पीएफ। सो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि एनर्जी मीटर कैलकुलेट कर रहा है पावर फैक्टर, है ना। और
एनर्जी मीटर कहाँ इंस्टॉल्ड है, सिटी कहाँ इंस्टॉल्ड है, वो उस जगह का पावर फैक्टर बताएगा। ये इसलिए थोड़ा सा इम्फेसाइज किया हूँ मैं इस पे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस है इसके वजह से। सो नेक्स्ट हमारा ये एनर्जी मीटर हो गया, मेन इनकमर का एनर्जी मीटर हो गया। अब हमने जब ये लेट एन एग्जाम्पल कि जब ये सोलर प्लांट नहीं था, तब क्या सिस्टम था, ग्रिड से आपका पावर आ रहा था, क्लाइंट के लोड को जा रहा था, और यहाँ पे समवेयर एपीएफसी पैनल आपका इंस्टॉल था, है कि नहीं। क्या हो रहा था, लोड को पावर जा रहा था, लोड लोड ड्रा कर रहा था, करंट को ड्रा कर रहा था, पावर फ्लो हो रहा है, है ना, ग्रिड से लोड की तरफ। अगर जहां पे पावर फैक्टर डाउन जाता है कि नहीं, मान लीजिए आपका पावर फैक्टर यहाँ पे डाउन गया, तो एपीएफसी पैनल क्या करेगा, इसको मेंटेन करेगा, रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा सिस्टम को। अब जो पावर फैक्टर यहाँ पे भाई साहब रीड कर रहे हैं, मेन इनकमर एनर्जी मीटर रीड कर रहे हैं, अभी पहला सिचुएशन समझिए कि सोलर प्लांट नहीं लगा हुआ, आप इसको क्रॉस मान लीजिए, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, जो चीज यहाँ पे ये इनकमर में एनर्जी मीटर जो है पावर फैक्टर रीड कर रहा है, वही वो भी एपीएफसी पैनल में रीड करेगा, क्योंकि बीच में कहीं डिस्टर्बेंसेस नहीं है, तो पावर यहाँ से फ्लो हो रहा है वहां से जा रहा है। अगर मान लीजिए कि इस एनर्जी मीटर को पावर फैक्टर डाउन महसूस होता है, सेट वैल्यू से 0.9 से डाउन होता है, ये भी 0.9 से नीचे महसूस रीड करेगा, व्हाट विल डू एपीएफसी पैनल, व्हाट विल डू अकॉर्डिंग टू द सेट वैल्यू, व्हाट विल डू 0.9 से जेड एग्जांपल उसमें 0.9 सेट है, व्हाट विल एपीएफसी पैनल डू, सप्लाई द रिएक्टिव पावर एंड मेंटेन द पावर फैक्टर 0.9, है ना। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो हम देखते हैं जब सोलर प्लांट इंस्टॉल हो जाता है। अब सोलर प्लांट इंस्टॉल हो जाता है, उसमें दो केस है ना भाई साहब। अभी सोलर प्लांट इंस्टॉल हो जाता है, उसमें दो केस ये है कि एपीएफसी पैनल आपका लोड के साइड में इंस्टॉल्ड हो, या आपका एपीएफसी पैनल सेंट्रलाइज सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो। ये एपीएफसी पैनल मान लीजिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। तो अगर ये सोलर प्लांट आपका लग गया, इसमें अब दो सिनेरियो है। अगर आपका सोलर प्लांट एलटी है, अगर आपका सोलर प्लांट एलटी है, ठीक है, तो आप ये सिस्टम, ये पूरा सिस्टम एलटी हो गया, ये इस पूरा सिस्टम एलटी हो गया, आप एपी पैनल को यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कॉलेज है, चाहे कोई कंपनी है, आपका सेंट्रलाइज एपीएफसी पैनल लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे पास अगर पीएफ डाउन जाएगा, एपीएफसी पैनल भी वही रीड करेगा, क्योंकि नियर सेम स्ट्रीम लाइन पे होगा, तो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा डाउन होने पे। लेकिन मान लीजिए कि आपने जो एपीएफसी पैनल इंस्टॉल किया है वो सेंट्रलाइज नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड किया है। मान लीजिए कि ये सोशल साइंस ब्लॉक के लिए ये किया है, साइंस ब्लॉक के लिए ये किया है, कोई मैथ ब्लॉक्स के लिए कोई अलग है, हर एक ब्लॉक में अपना आप एपीएफसी पैनल इंस्टॉल किया है कि नहीं, और आपका सोलर प्लांट सेंट्रलाइज है, तो इन दैट केस प्रॉब्लम होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है वो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ। अभी ये एलटी सिस्टम है, तब आप ऐसे कर सकते हैं, एपीएफसी पैनल को यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन व्हाट विल द सिचुएशन इफ देयर इज एसटी पैनल, एसटी टर्मिनेशन, सोलर प्लांट इज एसटी टर्मिनेशन। मान लीजिए ये पूरा जो सिस्टम हो एसटी है, 11 के भी है, चाहे 11 के भी है, चाहे आपका 33 के भी है। एपीएफसी पैनल अभी इस पे 33 और 11 पे तो डिजाइन नहीं है, नहीं होगा, है ना, ये तो एलटी पे ही रहेगा। तो इन दैट केस ये सिचुएशन आएगा आपको, कि आपको ये मान लीजिए 11 के भी सिस्टम है, आपका क्लाइंट का मेन इनकमर है, वहीं पे एनर्जी मीटर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे जाके लग जाएगा। सोलर प्लांट मान लीजिए कि मेन इनकमर के कोई सब फीडर में ही टर्मिनेट होगा, और कोई सब फीडर है जहाँ पे डीजी है इनका, जो भी है, तो एक सब फीडर में मान लीजिए इनका सोलर प्लांट इंस्टॉल हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट इसका हम सिनेरियो देखते हैं क्या होगा, कि लेट द क्लाइंट हैव लो डिमांड। अब इसको देखिए, हम ना इसको उस पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको देखिए, ये पूरा सिस्टम एक ये जो एनर्जी मीटर कैलकुलेट करता है पीएफ को, एक अलजेब्रिक पे नहीं, उस पे वेक्टोरियल पे कैलकुलेट करता है, वेक्टोरियल सम के अनुसार। सॉरी गाइस।
सो लेट क्लाइंट हैव लोड डिमांड ऑफ 9 किलोवाट, ठीक है। अभी क्लाइंट का मान लीजिए कि लोड डिमांड है 9 किलोवाट, ये क्लाइंट का लोड डिमांड है, एक्टिव 9 किलोवाट का लोड डिमांड है और 1 केवीआर रिएक्टिव पावर डिमांड है, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या होगा जब सोलर प्लांट बंद है, लेट एग्जांपल कि सोलर प्लांट बंद है या नहीं है, ठीक है। देन इन दैट केस क्या होगा, होल पावर विल बी ड्रा फ्रॉम द ग्रिड। आपका ये क्लाइंट का जो लोड है पूरा का पूरा पावर ग्रिड से ड्रॉ करेगा, है ना। इन दैट केस पीएफ विच इज बीइंग रीड बाय द मेन इनकम एनर्जी मीटर विल बी क्या होगा, 9/9 + 1। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, अलजेब्रिक एग्जांपल के तौर पे। जैसे मैंने क्या बताया आपको, पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव बटा एपरेंट। एपरेंट क्या होता है, एक्टिव प्लस रिएक्टिव। तो 9/9 + 1, 1 इज रिएक्टिव पावर और 9 इज एक्टिव पावर, ठीक है। तो आपका पावर फैक्टर कितना हो गया, 0.9। अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा सोलर प्लांट इज ऑन, ये सोलर प्लांट आपका ऑन हो गया चाहे इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है, इंस्टॉल्ड हो गया, आप सोलर प्लांट रनिंग में है। व्हाट विल हैपन, सोलर प्लांट विल फीड सम पावर टू लोड, है ना। जब सोलर प्लांट लगा है तो कुछ जनरेशन करेगा, उसका कुछ पावर होगा पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन पार्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सोलर प्लांट 4 किलोवाट लोड फीड कर रहा है क्लाइंट को, ठीक है। सोलर प्लांट इज फीडिंग 4 किलोवाट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। अभी सोलर प्लांट इज फीडिंग 4 किलोवाट टू एट पार्टिकुलर इंस्टेंट एंड at that instant client have 9 kilowatt of active load, then what will client load do, it will draw 5 kilowatt from grid, है ना। 9 किलोवाट क्लाइंट का लोड है, 4 किलोवाट सोलर से मिल रहा है, उसमें से 5 किलोवाट अब वो ग्रिड को ड्रा करेगा, है ना। पहले यही होगा, ये सिचुएशन होगा। अब क्या होगा, अब समझने की कोशिश करना, द मेन इनकमर एनर्जी मीटर व्हाट विल रीड, व्हाट main incomer energy meter will read pf, what pf energy main incomer energy meter will read. See, client load is drawing 5 kilowatt active power from the grid and 4 kilowatt active power from the solar power plant, है ना। but client load is drawing 1 kVAR reactive power from the grid only because solar plant is not supplying reactive power, solar plant is not generating reactive power, solar plant reactive power generate नहीं कर रहा, pure active power generate करता है। That's why client load will draw 1 kVAR the reactive power which is demanded by client load from the grid, grid से ही ड्रा करेगा, ग्रिड से ही इसको ड्रा करना पड़ेगा, इधर से इसको नहीं मिलेगा। सो व्हाट विल इन दैट सिनेरियो, व्हाट विल क्लाइंट मेन इनकमर एनर्जी मीटर विल रीड पीए, व्हाट विल बी द पीएफ एयर। सो पीएफ के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, एक्टिव बटा एपरेंट। एक्टिव कितना है, एक्टिव कितना ले रहा है इधर से 5 किलोवाट, तो 5/5 + 1, पीएफ कितना आ जाएगा 0.83। दिस इज द बेसिक रीजन फॉर द पीएफ डाउन आफ्टर सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाई नॉट दिस एपीएफसी पैनल इज सप्लाइंग द रिएक्टिव पावर इफ द पावर फैक्टर इज गोइंग डाउन बिलो द 0.9 सेट वैल्यू। So why don't APFC panel will supply the reactive power? I'm telling you the reason, because in the first statement of this reason for PF down after solar plant installation slide मैंने आपको बताया था कि I was emphasizing on the position of energy meter and APFC panel. Why? See the reason. Now as energy meter read power factor, similarly APFC panel will also read power factor. So what will be the power factor of APFC panel? So for APFC panel here the city install here and some here city install और APFC panel के यहाँ पे कैपेसिटर रहते हैं। सो यहाँ पे क्या रीड करेगा ये, व्हाट विल द APFC पैनल जो इसका मीटर है व्हाट विल रीड, पावर फैक्टर व्हाट विल इट विल रीड, सो इट इज evaluating, it is measuring power 4 kilowatt from the here coming and 4 kilowatt from here coming। तो इसके लिए तो वो ये थोड़ी जानेगा कि मेरे को कहाँ से पावर आ रहा है, सोलर प्लांट से आ रहा है कि डिस्कॉम से आ रहा है। ये तो पूरा देखेगा कि 4 किलोवाट इधर से आ रहा है, 5 किलोवाट इधर, यहाँ इसके पास 9 किलोवाट पावर आ रहा है कि नहीं है।
for APFC panel 4 kilowatt and 4 kilowatt power coming from the solar plant and 5 kilowatt coming from the grid, but for the APFC panel it is 9 kilowatt coming from the this end. It APFC ने बस इतना समझेगा कि मेरे को इधर से आ रहा है 9 किलोवाट पावर और 1 kilowatt reactive power. So what will be the power factor at APFC panel? 9 by 9 plus 1 0.9 और 0.9 उसका सेट वैल्यू है, तो जितना है उतना ही मेजर कर रहा है. That's why APFC panel will not supply reactive power to the power system to the load, है कि नहीं? So आप बेसिक रीजन समझ गए होंगे. अब मैंने थोड़ा सा उसी चीज पे रीजन फॉर पीएफ डाउन आफ्टर सोलर पावर प्लांट इसको मैं अल्जेब्रिक तौर पे समझाने की कोशिश किया हूँ. इसी को आप वेक्टोरियल चीजों पे देखेंगे तो ये मैंने वेक्टोरियल पे कैलकुलेट किया है, इवन दो मैं बैठ के ही अपने बोर्ड पे ही कैलकुलेट किया है. रीजन फॉर पीएफ डाउन आफ्टर द सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन, है ना. आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर प्लांट द इंपोर्ट ऑफ द एक्टिव पावर फ्रॉम द ग्रिड गोज डाउन. जैसा कि मैंने समझाया आपको 9 किलोवाट ग्रिड से ले रहा था, बट 9 किलोवाट पहले यहाँ से ग्रिड से ले रहा था, बट आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर प्लांट एक्टिव पावर ड्रॉप फ्रॉम द ग्रिड इज रिड्यूस गोज डाउन, है ना. बट इंपोर्ट ऑफ रिएक्टिव पावर रिमेन्स सेम. एक्टिव पावर तो ग्रिड से लेना कम हो गया है, बट रिएक्टिव पावर सेम रह गया है as it was the earlier, as solar plant is not generating any reactive power which is could be have feed to the load, है ना. तो आप समझ गए होंगे कि आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर प्लांट इंपोर्ट ऑफ द एक्टिव पावर फ्रॉम द ग्रिड गोज डाउन, बट द इंपोर्ट ऑफ द रिएक्टिव पावर रिमेन एज इट वाज अर्लियर एज सोलर प्लांट इज नॉट जनरेटिंग एनी रिएक्टिव पावर विच कुड हैव फीड टू लोड, है ना. क्योंकि सोलर प्लांट तो कोई रिएक्टिव पावर जनरेट नहीं कर रहा है, इसके वजह से पूरा रिएक्टिव पावर ग्रिड से ही लोड को ड्रा करना पड़ रहा है, और एक्टिव पावर सोलर प्लांट से सप्लाई हो जा रहा है और उधर ग्रिड से कम लिया जा रहा है. If we reduce reactive power import in same proportion as active power import have been reduced, then the PF will be maintained as it was earlier. कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जैसा कि जिस रिस्पेक्ट में हमने जो लोड को एक्टिव पावर मिल रहा था ग्रिड से वो हमने कम किया, उसी रिस्पेक्ट में अगर रिएक्टिव पावर भी कम कर दे तो पावर फैक्टर यहाँ पे सेम रहता है कि नहीं है. मान लीजिए कि आपने 9 किलोवाट में से 5 किलोवाट अभी ड्रा कर रहे हैं, 4 किलोवाट पावर कम कर दिए, मतलब ऑलमोस्ट 4/5 हो गया आपका. 80% आप इसका कम कर दिए हैं, सॉरी 80% कर रहे हैं. 4/5 हो गया आपका, 4/5 इंटू 100 हो गया 20 चक्को 80, 80% हो गया ना जी. सॉरी 4/9 4/9 इंटू 100 हो गया आपका 10 और 4 40 40% के आसपास में, 40 नहीं 38 के आसपास में आपका वो कम हो गया है. तो उस रिस्पेक्ट में अगर रिएक्टिव पावर भी कम हो जाता तो क्या होता, पावर फैक्टर यहाँ पे सेम रह जाता है कि नहीं. बट आपने एक्टिव पावर तो कम कर लिया, बट रिएक्टिव पावर को एज इट इज रहने दिया, यहाँ से मतलब ग्रिड से उतना ही ड्रा कर रहे हैं, तो रेशियो तो कम हो जाएगा. तो रेशियो इज द पावर फैक्टर, क्या रेशियो ही तो है पावर का, एक्टिव बाई एपरेंट का. सो यहाँ हमने समझाने की कोशिश किया है कि व्हाट, देखिए सिचुएशन हमने लिया है कि फर्स्ट केस क्या हुआ कि P1 इज ग्रेटर देन P2. हमने केस क्या लिया, P1 इज ग्रेटर देन P2. P1 क्या है, P1 ये पावर है, ठीक है आपका, ये है ना, P1 ये पावर है, ये वाला पावर, और P2 ये वाला पावर है, ठीक है. तो P1 इज ग्रेटर देन, मैंने P2 लिया है, P1 जो पावर है वो ग्रेटर देन P2 से, Q2 को सेम लिया है, सॉरी रिएक्टिव पावर को सेम लिया है. मैंने एक्टिव पावर को क्या किया है, मैंने कि एक्टिव पावर को हमने क्या सिचुएशन लिया है कि पहले जो देखिए यहाँ पे पहले 9 किलोवाट पावर था, तो P1 को मैंने एज सोलर प्लांट बिफोर इंस्टॉलेशन केस लिया है, और P2 को मैंने सोलर प्लांट के बाद का केस लिया है. तो P1 इन दैट केस क्या होता है, जब सोलर प्लांट नहीं है तो जो हमारा यहाँ पे जो एक्टिव पावर जो ड्रा हो रहा है वो ज़्यादा है P1, और सोलर प्लांट अगर लग जा रहा है तो एक्टिव पावर इधर से कम ड्रा हो रहा. तो वही पहले केस को मैंने P1 लिया, दूसरे को P2, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, है ना. P1 इज द एक्टिव पावर ड्राइंग फ्रॉम द ग्रिड ड्यूरिंग सोलर प्लांट वाज नॉट इंस्टॉल्ड, है ना. P2 वाज द एक्टिव पावर ड्राइंग फ्रॉम द ग्रिड ड्यूरिंग सोलर प्लांट हैव बीन इंस्टॉल्ड एंड रनिंग.
है ना, इन बोथ द सिनेरियो, बट बोथ द केसेस द रिएक्टिव पावर विल रिमेन सेम, है ना। सो इसको सेम किया है। सो क्या होगा, जैसे आप देख लीजिए, हमने इसको लिया है, वैल्यू पे भी कैलकुलेट किया है, 10 ले लिया, एक्टिव पावर को 10 ले लिया, इसको 8 लिया है, और इसको 2 सेम रखा है, रिएक्टिव पावर को सेम रखा है ना। तो 5 1 एंड 5 2 का ये एंगल हो गया उसका, है ना। तो इन दैट केस क्या होगा, 5 2 इज ग्रेटर देन 5 1, है ना। तो उसके मदद से हमने क्या किया है, देखिए पहले हमने उसके मदद से क्या किया है ना, 5 1 और 5 2 दो एंगल लिया है ना। अभी अब मैंने इसको क्या किया कि अभी P1 बटा कॉस फाई इजकल टू Q1 बटा साइन फाई, है ना। क्या क्या ऐसे आप ऐसे क्रॉस कर लीजिए, P साइन फाई और ये Q कॉस फाई, है कि नहीं। अभी क्या हो जाएगा, आप इसको, हमको क्या निकालना है, tan फाई का वैल्यू निकालना है, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हम क्या, देखो अब इस चीज पे हमको गौर करना पड़ेगा कि हम पहले निकालना क्या चाह रहे हैं, है ना। हम पहले एंगल निकालना चाह रहे हैं, हम इसको एंगल निकाल लेंगे कि ये दोनों 5 1 5 2 कितना है, ठीक है। उससे हमको डिसाइड हो जाएगा कि जो पावर फैक्टर डाउन हो रहा है कि क्या हो रहा है ना। सो पहले केस में हमने क्या किया कि tan फाई निकाला, ये फॉर्मूला है, पी वाई कॉस फाई इजकल टू क्यू वाई साइन फाई, है ना। इस पे मैंने बैठा दिया इसको, कॉस फाई को इसे साइन फाई बाई कॉस फाई tan फाई कर दिया, क्यू वाई पी कर दिया, उस पे फाई का वैल्यू tan इनवर्स 2 बटा, है ना। क्यू कितना 2 है, पी 10 है पहले केस में। दूसरे केस में क्या होगा, 11/3 आ गया। दूसरे केस में क्या आ जाएगा, दूसरे केस में 5 2 क्या आ जाएगा, दूसरे केस में 5 2 क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2/8। तो ये तो 5 2 वाला जो एंगल कितना हो गया, 14.3 आ गया। 5 वाला एंगल क्या आ जाएगा, है ना, 5 वाला एंगल 11.3 आ गया, है ना। अब, है ना, अब हम जानते हैं कि एस कॉस फाई इजकल टू पी होता है ना। एस कॉस फाई मैंने एस मैंने वी आई कॉस फाई इजकल टू पी, एक्टिव पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाई, है ना। वी आई कॉस थीटा वही तो एक्टिव पावर है। तो एस मतलब वो एपरेंट पावर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें फाई क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एस बटा पी। तो ये हो जाएगा आपका एस साइन फाई इजकल टू क्यू, है ना। अब इसी इसी चीज पे हमने मतलब वो निकाल लिया था जी, ना। इसी फॉर्मूले से मैंने ये निकालने की कोशिश किया था, ठीक है। दोनों केस में जैसे अब क्यू वटा साइन फाई, तो एस, और यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, पी वटा कॉस फाई। तो एस एस दोनों में आ जाएगा, तो दोनों को इक्वलेट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, इससे निकल जाएगा, ठीक है। ओके। सो इससे आपको पता चल गया कि फाई टू वैल्यू है जो 14.3 है, और ये वैल्यू 11.3 है ना। साइन जीरो कितना होता है, 0। साइन 90 कितना होता है, 1। मतलब 0 से 90 की तरफ आप जाएंगे तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा, है कि नहीं। मतलब साइन 11 का वैल्यू, है ना, साइन 11 का वैल्यू और साइन 14 का वैल्यू में कौन ज्यादा होगा, साइन 14 का वैल्यू ज्यादा होगा साइन 11 से। तो यहाँ पे हमको क्या आया, 5 2 एंगल क्या फाइंड आउट आया है, 5 2 इज ग्रेटर देन 5 1, है ना। तो इससे हमको समझ में आया ना कि अब रिएक्टिव पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव बटा एपरेंट, है ना। तो इससे हमको क्या 5 2 का वैल्यू ज्यादा आया 5 1 से। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि पावर फैक्टर रीजन फॉर द पावर फैक्टर डाउन हो रहा है सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन के बाद, है ना। ये हमने कैलकुलेटिव पार्ट देख लिया इस पे, है कि नहीं। चलिए, ओके, मूविंग एनी डाउट तो आप लास्ट में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाई नॉट क्लाइंट एपीएफसी पैनल एबल टू सप्लाई द केवीआर। सो देखिए, ये मैंने पहले ही चीज में, पहले ही स्लाइड में बता दिया कि क्लाइंट का एपीएफसी पैनल क्यों सप्लाई नहीं कर पा रहा था, है ना। मैंने यहाँ पे बता दिया कि द पोजीशन ऑफ एपीएफसी पैनल वेयर इट हैव बीन इंस्टॉल्ड, इट a reason why APFC panel is not able to supply the active reactive power to the system to maintain the PF, because एक्चुअली क्या हो क्या रहा है, एपीएफसी पैनल रीड ही नहीं कर पा रहा है लो पीएफ।
इसके लिए तो दोनों तरफ से जो पावर आ रहा है वो सेम ही है, तो वो 0.9 ही रीड कर पा रहा है, इसके वजह से वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है ना। So when solar plant is on, the load will draw power from the solar as well as grid. If the load is greater than solar plant power, है ना। विदाउट सोलर क्या सिनेरियो होगा, पावर फैक्टर एटीपीएफ पैनल विल बी 0.9, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में बताया। विद द सोलर पावर, जब सोलर पावर जनरेटिंग पावर एंड गिव फीडिंग टू द लोड, पावर फैक्टर एटीपीएफ चैनल विल आल्सो 0.9 बिकॉज एपीएफ चैनल इज इंस्टॉल्ड आफ्टर द सोलर and the grid feeding. LT side means APF is getting the combined feeding of solar and grid. It is not able to distinguish how much active power and reactive power is coming from the grid. It will read combined power of solar and the grid, whereas the active power from the grid is reduced, that is not read by APFC panel, है ना। For APFC power pattern reading both the cases, either solar plant is on or off is same. For reference, see both the case single line diagram in the next slide, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये सिनेरियो है विदाउट सोलर प्लांट का। 9 किलोवाट और ग्रिड से क्या हो रहा था, 9 किलोवाट 1 kVAR रिएक्टिव पावर आ रहा था। यहाँ पे पीएफ कितना है, 0.9 मेंटेन है कि नहीं, सोलर प्लांट इंस्टॉल नहीं है। एपीएफ पैनल भी कितना रीड कर रहा है यहाँ पे, 9 किलोवाट और 1 kVAR रिएक्टिव पावर कितना है, 0.9 है कि नहीं। क्लाइंट का लोड 9 किलोवाट, 9 किलोवाट एक्टिव और 1 kVAR रिएक्टिव पावर क्लाइंट का लोड है, ऐसा इसने मेंशन किया हुआ, ठीक है। विद द सोलर प्लांट, नेक्स्ट सिनेरियो क्या है हमारा, सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी क्लाइंट का लोड कितना था, 9 किलोवाट एक्टिव और 1 kVAR रिएक्टिव, 9 किलोवाट एक्टिव 1 kVAR रिएक्टिव। अभी इसमें से 6.6 किलोवाट 6.6 एट एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट 6.6 किलोवाट सोलर प्लांट दे रहा है पावर, ठीक है ना। टोटल लोड को कितना चाहिए, 9 किलोवाट, 2.3 किलोवाट इधर से ड्रा करेगा, है कि नहीं है। और रिएक्टिव पावर 1 kVAR चाहिए, सोलर प्लांट दे नहीं रहा, तो प्योरली इधर से आएगा। अभी हम वेक्टोरियल फॉर्मूले पे अगर इसको निकालते हैं, वेक्टोरियल फॉर्मूले पे कैसे निकलता है कि मैं आपको ट्रायंगुलर मेथड के हिसाब से 2y3 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2y3 अंडरस्कोर 2y3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा आपका पावर फैक्टर निकालने का, तो 0.7 आएगा, है ना। अब सिमिलरली यहाँ पे जो पावर फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, दोनों का एक्टिव पावर जोड़ के आएगा 6.6 प्लस 2.3, तो 9 किलोवाट एक्टिव 1 kVAR रिएक्टिव। सो इस पे पिछले स्लाइड में क्या लिखा था कि एपीएफसी पैनल इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, मतलब वो पता ही नहीं कर पा रहा है कि ये पावर किधर से कौन कितना पावर, अरे उसके लिए तो पावर आ रहा है, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, दोनों पावर उसके लिए सेम है। बस वो ये कैलकुलेट कर पाएगा कि एक्टिव पावर कितना आ रहा है, रिएक्टिव पावर कितना आ रहा है। तो वो सीधे एक्टिव पावर 6.6 प्लस 2.3 9 किलोवाट एक्टिव पावर रीड कर रहा है, 1 kVAR इधर से रिएक्टिव पावर आ रहा है वो रीड करेगा, और उसके बेसिस पे वो पावर फैक्टर जो कैलकुलेट करेगा वो 0.9 कैलकुलेट करेगा, समझ रहे हैं। तो जब 0.9 ये कैलकुलेट ही कर रहा है, जब इसको पता ही नहीं है कि पावर फैक्टर डाउन हुआ है, तो ये कैसे कैसे केवीआर सप्लाई करेगा, कैसे रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा सिस्टम में, समझिए नहीं। अभी यही एपीएफसी पैनल यहाँ पे रहता, सोलर प्लांट के पहले रहता, तब ये 0.7 रीड किया था, तो ये भी रीड करता, क्योंकि यहाँ पे एफसी पैनल अगर यहाँ पे रहता तो क्या होता, ये 6.6 किलोवाट जा रहा था इधर, उसको रीड नहीं कर पाता, फिर वो यही चीज ये भी रीड करता। इन दैट केस क्या होता, ये रिएक्टिव पावर सप्लाई कर पाता है कि नहीं है। ओके, सो व्हाई पीएफ इशू यूज्ड टू बी रिजॉल्व आफ्टर नेट मीटरिंग। ऐसा देखा गया है कि क्लाइंट अगर जब नेट मीटरिंग हो जाता है तो क्लाइंट इस चीज को ज्यादा रेज नहीं करते हैं, मतलब इसी ऑब्जर्व नहीं होता, इसके वजह से वो रिजॉल्व नहीं होता। लेकिन आप देखिए लोड तब भी रहता है, तब भी इशू तब भी रहता है, नेट मीटरिंग नहीं हो जाए तब भी इशू रहता ही है डाउन का, लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आता, चाहे उसको ऑब्जर्व क्यों नहीं होता। इट हैपन ओनली इन केस ऑफ लो लोड क्लाइंट लेट, मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सम एसएस कॉलेज 9 किलोवाट लोड एंड सोलर प्लांट इंस्टॉल इज 300 किलोवाट, उसके पास 90 किलोवाट का लोड ही है और 300 किलोवाट का सोलर प्लांट है। लेट इन एनी पार्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम सोलर प्लांट जनरेटिंग 150 किलोवाट, देन 90 किलोवाट वुड बी कंज्यूम बाय द लोड एंड रिमेनिंग 60 किलोवाट विल बी एक्सपोर्टेड। क्या होगा,
उसके पास 300 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल किया, उसके पास क्लाइंट के पास लोड नहीं है, कोई एनी पार्टिकुलर स्टॉप है, उसको 90 किलोवाट का लोड है और सोलर प्लांट 150 किलोवाट जनरेट कर रहा है, क्या होगा? 90 किलोवाट कंज्यूम होगा और 60 किलोवाट नेट मीटरिंग के थ्रू बाहर ग्रिड में जाएगा। Hence, during the export time, PF will be shown in export. That is, export PF will be done, but the government used to mention import PF of the client in the e-bill, है ना? अब नेट मीटरिंग में देखेंगे कि 2 PF वहां पे दिखाता है, लेकिन हमको क्लाइंट जो बिल, जो हमको डिस्कॉम बिल देता है, वो क्या देगा? वो इंपोर्ट पे ही देगा, जो हम उसको दे, जो मतलब उसके लिए जो इंपोर्ट हुआ, हमारे मतलब क्लाइंट के लिए जो इंपोर्ट हुआ, जो उससे क्लाइंट के लिए जो इंपोर्ट हुआ डिस्कॉम से ले रहा है, उसी पे बिल आता है। जो डिस्कॉम जितना दे रहा है उसी पे ना लेगा जी, डिस्कॉम कितना पे ले रहा है वो उस पर थोड़ा करेगा। जब पावर तुम्हारा एक्टिव, देखिए देर आर लोड ऑफ केस, आप समझ सकते हैं नेट मीटरिंग में क्या होता है। एक सिनेरियो आ गया कि आपका जो है ना रिएक्टिव पावर, 4 सिनेरियो में बताता हूँ आपको। एक सिनेरियो ऐसा है कि एक्टिव पावर बाहर जा रहा है, मतलब क्लाइंट के कैंपस से बाहर जा रहा है, एक्टिव पावर बाहर जा रहा है, रिएक्टिव पावर भी बाहर जा रहा है, फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या हुआ? एक्टिव पावर बाहर जा रहा है और रिएक्टिव पावर अंदर आ रहा है, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हो गया रिवर्स इसका, एक्टिव पावर अंदर आ रहा है और रिएक्टिव पावर बाहर जा रहा है। ऐसा होता नहीं है जनरली, ये केस नहीं होता। थर्ड केस बताते हैं, एक्टिव पावर अंदर आ रहा है, रिएक्टिव पावर भी अंदर आ रहा है। ये कब होगा? नाइट टाइम में, जब सोलर प्लांट बंद रहेगा तब। तो ये चारों सिनेरियो का जो एवरेज सेम आता है, उसके बाद नेट मीटरिंग के बाद ये हिसाब किताब गोल हो जाता है। सो बिफोर नेट मीटरिंग द पीएफ यूज्ड टू डाउन ड्यूरिंग द सोलर जनरेशन। So before net metering, the PF used to down during the solar generation period due to ZFI, as it feed 70% of client load from the solar and 30% from the grid. Means it regulates solar generation according to the load, so the power could not feed to grid. But after net metering, in the solar generation period, power is to be exported. हाँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया जा रहा है कि अब जेडेफाई क्या होता है। जेडेफाई और डीजीपीटी के बारे में एक बार हम दूसरे उसमें सेशन में बात करेंगे। जेडेफाई जस्ट हम ब्रीफ कर रहे हैं कि जेडेफाई एक सिस्टम होता है जिस जब जब हमारे सोलर प्लांट इंस्टॉल होता है, तो अगर क्लाइंट का नेट मीटरिंग नहीं है तो पावर एक्सपोर्ट नहीं कर जाए। क्यों? क्योंकि वो जब तक नेट मीटरिंग नहीं होता है, जो क्लाइंट का जो बिलिंग मीटर है वो यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब पावर आपके आपके उनके कैंपस से ग्रिड की तरफ जाए, चाहे ग्रिड से कैंपस की तरफ है, दोनों केस में जो उसका बिल है वो बढ़ेगा, मतलब कि जो उसका मेजरिंग बिल है, जो यूनिट है वो बढ़ते जाएगा। इसीलिए जब तक नेट मीटरिंग नहीं होता, हम एक ऐसा सिस्टम लगाते हैं, जेडेफाई बोलते हैं, जीरो फीडिंग, ग्रिड में बाहर उसका पावर नहीं जाए। एक ऐसा सिस्टम लगाया था कि सोलर प्लांट इतना ही जनरेट करे ताकि जितना क्लाइंट का लोड है। इसीलिए हम एक गैप रखते हैं 30% का, कि 70 जो भी क्लाइंट का लोड है 70% उसका सोलर देगा, 30% वो ग्रिड से लेगा, ताकि एक एक गैप मेंटेन रहे। तो और कोई ऐसा केस नहीं, ऐसा पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट नहीं है जहाँ पे पावर एक्सपोर्ट कर सके, है ना। सो हम इसके बारे में, जेडेफाई और डीजीपीटी के बारे में बढ़िया से नेक्स्ट कभी देखेंगे सेशन में। सो सॉल्यूशन विद द प्रेजेंट सिस्टम क्या हो सकता है? इफ यू एबल टू कम्युनिकेट विद द एपीएफसी पैनल मीटरिंग विद द मेन इनकमर एनर्जी मीटर, देन एपीएफसी पैनल विल बी able to supply KVR as PF goes down after solar plant on, which is practically not possible। ऐसा है। देखिए मेरा इस पे क्या है कि अभी देर आर टू, मैं ऐसा उस पर समझा देता हूँ ऐसे। देर आर टू सिनेरियो कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक एलटी सिनेरियो का अलग ही केस है और एसटी सिनेरियो का अलग केस है। अगर एलटी सिनेरियो है तो उसमें आपके पास एक सॉल्यूशन ये है कि इस एपीएफसी पैनल को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए सेंट्रलाइज, है ना, मेन अपना जो मेन एलटी पैनल है उसके बाद में। तो ये जिधर भी इसका डाउन होगा, क्योंकि बिलिंग तो आपका यहीं से हो रहा है, पार्टिकुलर ब्लॉक बाय बिल्डिंग तो होता नहीं है, तो आपका इधर से कहीं भी होगा तो ये आपको सप्लाई कर देगा। फर्स्ट सिचुएशन तो ये हो गया, है ना। दूसरा, अगर ये एसटी सिस्टम है तब उसमें दिक्कत आने वाला है, क्योंकि आप एसटी पे इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, है ना। तो आप, तो वो कहने की कोशिश ये कर रहा है कि इसके, ये भी, ये जो है सीटी के माध्यम से रीड कर रहा है, तो ये आप इसका जो है मेजरिंग जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मेजर कर लीजिए और यहाँ से मेजर करके सिस्टम को यहाँ पे सप्लाई कर दीजिए। मतलब ये है कि एपीएफसी पैनल जो मीटर है वो लगा तो रहेगा यहाँ पे,
है ना, या तो आप इधर ही कहीं एक बॉक्स बना के लगा दीजिए, क्योंकि सब कुछ ये रीड करेगा, इगुलेट करेगा, यहीं से करेगा। सीटीपीटी जो यहाँ है इसी के सीटी एनर्जी मीटर का सीटीपीटी से करेगा। बट जब इसको सेट वैल्यू, जब मान लीजिए यहाँ पे 0.7 आता है और 0.9 है, जब इसको जो अलग अलग तुम्हारा कॉन्टेक्टर है उसको एक्टिवेट करने की बारी है, मतलब कॉन्टेक्टर को एक्टिवेट करेगा तभी तो कॉन्टेक्टर सिस्टम के साथ में टच में आएगा, तब आपका वो जो है कैपेसिटर बैंक है वो सप्लाई करना शुरू करेगा। वो वाला चीज को ऐसे आप कर लीजिए, वायरिंग के थ्रू कर लीजिए, तब ये एक सॉल्यूशन मुझे लगता है कि ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, वैसा हो सकता है, प्रैक्टिकली हो सकता है। फर्स्ट सिचुएशन तो ये हो गया आपका। तो ये इफ सिटी एंड पीएफएम शुड बी इंस्टॉल इन द मीनिंग ग्रामर, वही मैं सेकंड स्टेटमेंट सेकंड लाइन में वही मैं मेंशन करने की कोशिश किया हूँ, है ना। और बट इस केस में क्या होगा, नहीं इस केस में क्या होगा कि पहले केस में ना कि हम हमारा पूरा जो है कि सीटीपीटी हम यहाँ लगा देते हैं और हमारा एपीएफसी मीटर यहीं पे रहेगा, तो इन दैट केस क्या होगा कि आपका बर्डन बढ़ जाएगा। सीटीपीटी यहाँ रहेगा, मीटर यहाँ रहेगा, मतलब ये तो हम यहाँ ब्लॉक डायग्राम में ऐसे बता रहे हैं, इसमें काफी डिस्टेंस रहता है, तो ये बर्डन बढ़ जाएगा जिसके कारण वो दिक्कत में आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद मैंने तीसरा सोल्यूशन ये है कि आप एपीएफसी सीटीपीटी को तो इधर सीटीपीटी इधर ही रखेगा, तो आप जो एपीएफसी मीटर है उसको भी यहीं रखिए, और उसके बाद जो उसका आउटपुट वायर है उसको आप लेके जाइए यहाँ पे और सबको एक्टिवेट कीजिए। पॉसिबल है ना, तो ऐसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग पीएफ इन द ट्रांसमिशन लाइन। जब बात हो रही है पीएफ मेंटेन करने के लिए, तो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में पीएफ को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो सो हम लोग शंट कैपेसिटर यूज करते हैं 33 केवी से 132 केवी का जो हमारा ग्रिड है, सिस्टम है, उसमें शंट कैपेसिटर यूज किया जाता है। पावर सिस्टम में आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। शंट रिएक्टर यूज किया जाता है यूज इन 400 to 765 केवी सिस्टम में। सीरीज कैपेसिटर यूज करते हैं, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर यूज करते हैं। So SPM is basically no load synchronous motor. In over excitation mode, it deliver lagging var. Similarly, work as a shunt capacitor. है ना, शंट कैपेसिटर के तौर पे ये काम करता है। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, जिसको हम लोग एक सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। आप पढ़े होंगे सिंक्रोनस मोटर में कि जब ये उसको सिंक्रोनस मोटर को अगर नो लोड पे अगर चलाया जाए तो ओवर एक्साइटेशन मोड में अगर जाने के बाद ये लैगिंग वार को डिलीवर करता है ना। सो डिलीवरिंग लैगिंग वार, कंज्यूमिंग लीडिंग वार। एंड इन अंडर एक्साइटेशन मोड क्या करता है, सेम रिवर्स। अंडर एक्साइटेशन में डिलीवरिंग लीडिंग वार, है ना, मीन्स वर्क सिमिलर टू शंट रिएक्टर, है ना। तो आप ये चीजें देख रहे होंगे, शंट रिएक्टर और शंट कैपेसिटर एक दूसरे के अपोजिट हैं, और मतलब कि एक लैगिंग वार सप्लाई करता है और एक लैगिंग वार को एब्जॉर्ब करता है। फिर नेक्स्ट केस में मतलब कि ये लीडिंग वार को एब्जॉर्ब करता है तो लीडिंग वार को सप्लाई करता है ना। सो जनरेटर एक्साइटेशन कंट्रोल करके हम भी उसको कर सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग कैपेसिटर बैंक विद एपीएफसी पैनल एट लो साइड, है ना। ऐसे हम पीएफ को मेंटेन कर सकते हैं। सो दी आर द फ्यू मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच वी आर कंट्रोलिंग पीएफ इन द ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। तो एडवांटेज ऑफ पीएफ, हायर पीएफ का एडवांटेज क्या होता है, रेटिंग ऑफ द जनरेटर इज रिड्यूस, reactive power burden on the generator is reduced, current through the line is reduced, transmission line losses is minimized, transmission efficiency is improved, voltage drop across the line is reduced so that the voltage regulation is improved. So these are the few advantage of the higher PF, है ना। रेटिंग आपका जनरेटर का रेटिंग रिड्यूस हो जाएगा, रिएक्टिव पावर बर्डन जो सिस्टम पे है, जनरेटर पे है, क्योंकि फाइनली जो रिएक्टिव पावर सप्लाई अगर लोड को चाहिए होगा तो एक्टिव और रिएक्टिव दो जनरेटर ही सप्लाई करेंगे, जहां से अल्टरनेटर जनरेटर सप्लाई कर रहे हैं पावर को। करंट थ्रू द लाइन इज रिड्यूस, ट्रांसमिशन लाइन से करंट रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण फाइनली ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि I² जो लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगा अगर लॉसेज इंप्रूव हो जाएगा। सब एक दूसरे पर कोरिलेटेड है। ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज अगर मिनिमाइज हो जाएगा तो ट्रांसमिशन जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप
कम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन इज रिड्यूस हो जाएगा, सो दैट द वोल्टेज रेगुलेशन विल इंप्रूव, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मोटिवेशनल और टेक्निकल चीज़ों को जानकारी के लिए, आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित टेक्निकल चीज़ों को जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसके बारे में आपको अपडेट आ जाए और आपको आपके तक जानकारी पहुंच सके। ओके, बाय गाइज। तो रंजीत कुमार की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडिविजुअल।